देखो आज क्या स्टार्ट करेंगे हम लोग, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। क्या स्टार्ट करेंगे, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है ना। देखो ध्यान से इस चैप्टर को सबसे पहले देखे हुए तो 9th-10th में कुछ खास इसको नहीं पढ़ाया जाता, वहां पर कोई कहीं कहीं बुक में तो खास एक्सप्लेन नहीं किया हुआ है, पर कहीं कहीं टीचर बताते हैं कि एक्सेलर क्वांटिटी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, ठीक है ना। तो वहां पर हम लोग को इसलिए नहीं पढ़ना पड़ता है क्योंकि हमारा जो 9th-10th का जो सिलेबस है ना, वो मेनली डिजाइन किया गया है किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी के आधार पर। मतलब वहां ज्यादा हमें प्रैक्टिकली न्यूमेरिकल सोल्व नहीं करना रहता है, ठीक है ना। वहां पे हमें क्या है, एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे पढ़ते हैं हम लोग कि फोर्स क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक्सेलरेशन क्या होती है, वेलोसिटी क्या होती है। लेकिन उसी सारे जो थियोरी हम लोग जो पढ़ के आ चुके हैं, वो 11th-12th में क्या होता है, उसका प्रैक्टिकली हम लोग अप्लाई करते हैं। मतलब उसको पर हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। अब न्यूमेरिकल जब अप्लाई करना रहता है तो हमें क्या करना है, वहां पर कैलकुलेशन करना रहता है। क्या करना है, कैलकुलेशन। जैसे हम बताए थे ना कि फिजिक्स और मैथमेटिक्स दो रिलेटिव चीजें हैं एकदम। मतलब अगर हमें पहुंचना है फिजिक्स के कंक्लूजन पर तो हमें किसका सहारा लेना पड़ता है, मैथमेटिक्स का। मतलब सॉल्यूशन का सहारा लेना पड़ता है, और सॉल्यूशन के बाद ही हम किसी रिजल्ट पे पहुंच पाएंगे। तो हमारे चैप्टर में जो 11th का 12th सबसे फर्स्ट चैप्टर मानते हैं, उसको मानते हैं स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए क्योंकि स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी आपको बताएगा क्या, कि आप आगे फिजिक्स में जो भी चीज पढ़िएगा उसको कैसे हम सोल्व करेंगे। बात समझ में आ रही है, कैसे उसको हम एनालाइज करेंगे। तो इसके लिए हमारे पास जो सबसे जरूरी चीजें है वो होती है, इंफॉर्मेशन होना चाहिए हमारे पास स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी का। क्योंकि स्केलर क्वांटिटी के लिए हमें जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ना है वो अलग है, एंड वेक्टर क्वांटिटी के लिए जो एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ना है वो अलग है। बात समझ में गया। इसलिए अलग हो जाती है क्योंकि अगर हम डेफिनेशन पे जाएं तो कहता है कि वेक्टर क्वांटिटी के पास क्या होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है। पर स्केलर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। तो इसीलिए क्या है कि डायरेक्शन आखिर जब आ रहा है एग्जिस्टेंस में, तो आखिर डायरेक्शन में कुछ तो मीनिंग होगा। तो उसी डायरेक्शन को मीनिंग समझने के लिए हमारे पास चैप्टर है स्केलर एंड वेक्टर, और इसी डायरेक्शन के आधार पर क्या होता है, हमारा सारा का सारा सॉल्यूशन होता है। तो इस चैप्टर में जो भी हम पढ़ेंगे इसका यूज अभी नहीं आएगा, इसका यूज तब आएगा जब हम फिजिक्स के न्यूमेरिकल सोल्व करने जाएंगे। और उस न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए हमें कहां पे एडिशन करना है, कहां सब्ट्रैक्शन करना है, कहां थीटा लेना है, कहां नहीं लेना है, वो सब का सब इंफॉर्मेशन आपको कहां मिलेगा, स्केलर एंड वेक्टर के चैप्टर में। इसलिए स्केलर एंड वेक्टर को हम लोग सबसे बेसिक मानते हैं, क्योंकि एक तरह से ये एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लीकेशन है, सीखना है यहाँ पर है, जो कि हम लोग पहले भी सीख चुके हैं। लेकिन वो था अलजेब्रिक सम, मतलब वहां सिंपल अलजेब्रा देख के एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते थे। लेकिन यहां पर क्या है, एक डायरेक्शन का एक अलग सा मीनिंग आ जाता है। इसलिए स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी काफी इंपॉर्टेंस रखता है हमारे पूरे फिजिक्स के सिलेबस पे। चाहे कहीं भी जाएंगे हम 11th-12th कहीं भी सोल्व करने जाएंगे न्यूमेरिकल, तो बिना स्केलर वेक्टर का हमारे पास कोई भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होगा। बात समझ आ रही है। तो इसलिए सबसे पहला चीज क्या होता है कि जब हम लोग स्केलर वेक्टर जब फर्स्ट 11th में आते हैं और जब उसको पढ़ते हैं तो हमें यही समझ में नहीं आता है कि स्केलर वेक्टर चैप्टर पढ़ क्यों रहे, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पढ़ने की जरूरत क्या है। तो इसलिए माइंड में ये बात फोकस करके रख लेना कि स्केलर और वेक्टर चैप्टर हम सिर्फ और सिर्फ एडिशन सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन सीखने के लिए पढ़ते हैं, जिसका यूज हमको आगे न्यूमेरिकल में मिलेगा। और बात क्या आती है कि जब स्केलर वेक्टर पढ़ रहे हैं तो जब स्केलर का सॉल्यूशन अलग है, वेक्टर का सॉल्यूशन अलग है, यानी एडिशन सब्ट्रैक्शन का मेथड अलग है, तो कैसे अप्लाई करेंगे। तो जिस तरह से हमने आपको वीडियो लेक्चर में बताया था कि डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन सीखना बड़ी बात नहीं है, जरूरी क्या है उसका एप्लीकेशन। कैसे हम डिसाइड करेंगे क्वेश्चन में कि यहां पर डिफरेंशिएशन होगा या नहीं होगा, इंटीग्रेशन होगा या नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, किस तरह से हमको वहां पे इंटीग्रेशन करना है, किस तरह से डिफरेंशिएशन करना है। तो बाकी रूल्स एंड रेगुलेशन तो हम पढ़ चुके हैं कि किसका एक्स के पावर एन का क्या होता है, साइन एक्स का क्या होता है, कॉस एक्स का क्या होता है, लेकिन वो अप्लाई कब करेंगे। तो सिमिलरली यहां भी यही दिक्कत आती है कि स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम कहां पर किसका सॉल्यूशन यूज करेंगे। तो इसके लिए हमें जानना पड़ेगा क्या, कि आखिर कौन सी क्वांटिटी हमारे पास स्केलर क्वांटिटी है और कौन सी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो अब बात आती है स्केलर और वेक्टर का। तो अब कहता है क्या कि अगर मैग्नीट्यूड हो, सिर्फ क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, तो उसको बोलते हैं हम लोग स्केलर क्वांटिटी। फिर कहता क्या है कि मैग्नीट्यूड हो प्लस डायरेक्शन हो, तो बोलते हैं हम लोग वेक्टर क्वांटिटी।
क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी, यानी मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन दोनों हो। अब होता क्या है कि जिस भी क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो उसको हम लोग वेक्टर क्वांटिटी बोलते हैं। जैसे फोर्स, एक्सेलरेशन, इसमें क्या हो गया आपका, लेंथ, मास, डिस्टेंस, वर्क, क्या है, वर्क। मतलब जिसके पास डायरेक्शन हो और मैग्नीट्यूड दोनों हो उसको हम बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। अब यहां पर क्या आता है कि एक एक्सेप्शन आ जाता है, क्या, इलेक्ट्रिक करंट। क्या है, इलेक्ट्रिक करंट। अब ध्यान देना, कहता क्या है कि व्हाट इज वेक्टर क्वांटिटी, तो जिसके पास मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों हो उसको बोलते हैं वेक्टर क्वांटिटी। तो अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर आप 9th-10th में पढ़े होंगे तो बताया गया होगा कि इलेक्ट्रिक करंट के पास क्या होता है, डायरेक्शन होता है ना, कहां से कहां होता है, प्लस से माइनस की ओर। तो क्या प्लस से माइनस की ओर है तो इसके पास भी तो डायरेक्शन है। अगर इसके पास भी डायरेक्शन है तो क्या ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो कहता है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो अब हमारा डेफिनेशन तो कहता क्या है कि जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन इलेक्ट्रिक करंट के पास मैग्नीट्यूड भी है 1 एम्पियर और डायरेक्शन भी है प्लस से माइनस, तो क्या वेक्टर क्वांटिटी होगा, तो कहता है ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं होगा। जब नहीं होगा तो इसका मतलब इस डेफिनेशन में कुछ ना कुछ तो और कमी है। तो जो आता है वो होता है क्या, वेक्टर रूल। क्या होता है, वेक्टर रूल। अब ये वेक्टर रूल क्या होता है हम लोग सीखेंगे आगे, बस इतना सीख लेना। डेफिनेशन सिखा रहे पहले हम कि आखिर ये डेफिनेशन इनकम्प्लीट कैसे हो जाता है, क्योंकि इस डेफिनेशन में एक एक्सेप्शन आ जाता है, इलेक्ट्रिक करंट। क्योंकि डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है, फिर भी एक क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है। कैसे नहीं करता है, क्या करता है, वो हम बताएंगे उसके बारे में आगे। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, डेफिनेशन क्लियर कर रहे हैं कि डेफिनेशन होता क्या है। तो ध्यान देना है कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन हो और वेक्टर रूल को फॉलो करें तो हम बोलेंगे क्या, वेक्टर क्वांटिटी। अब इलेक्ट्रिक करंट के पास डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है पर ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक करंट कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। बात समझ आ गया। इसलिए याद ध्यान रखना कि इलेक्ट्रिक करंट वेक्टर क्वांटिटी नहीं है इसके पास डायरेक्शन होने के बावजूद, क्योंकि ये वेक्टर रूल को फॉलो नहीं करता। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि आखिर ये जो हम लोग स्केलर वेक्टर चैप्टर जो पढ़ रहे हैं इसकी जरूरत ही क्यों पड़ा हमारे पास, क्या कि आखिर ये स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी की जरूरत आई कैसे, कैसे समझ में आया हमें कि इलेक्ट्रिक करंट या सॉरी कैसे जरूरत पड़ा हमें कि चैप्टर में स्केलर और वेक्टर दो डिवाइड करना पड़ेगा हमें अलग अलग क्वांटिटी को। तो ध्यान देना, इसको हम एग्जांपल समझते हैं सुनो। जैसे मान लो हम गए मार्केट, कहाँ गए, मार्केट, समझना इसको। हम गए मार्केट, मार्केट गए और हमें क्या खरीदना था, सब्जी। क्या खरीदना था, सब्जी। हम गए दुकानदार के पास, कहाँ गए, दुकानदार के पास। बोले भाई 1 केजी सब्जी तौल दो, भिंडी तौल दो 1 केजी। क्या तौल दो, भिंडी। अब क्या हुआ कि वो 1 केजी भिंडी उठाकर तौल रहा था, ठीक है ना, वेटिंग मशीन पे कर रहा था, ठीक है। अचानक हुआ क्या कि घर से कॉल आया, बोले ½ केजी भिंडी और ले लो। क्या बोले, ½ केजी भिंडी और ले लो। हम क्या करेंगे, उस दुकानदार को बोले भाई ½ केजी और लो। तो मान लो हमारा ये वेटिंग मशीन रखा हुआ था ऐसे, क्या है ये, वेटिंग मशीन रखा हुआ है। क्या किया वो, इस पर पहले 1 केजी भिंडी रख दिया इस पर। क्या फोन आया कि ½ केजी और ले लो, वो क्या किया, ½ केजी और लिया और इस पर ऐड कर दिया। कितना हो गया होगा, 1.5 केजी। अचानक कहे कि 1 केजी ½ केजी और ले लो। क्या हुआ होगा, ½ केजी फिर उठाया होगा इसके, इस पर रख दिया होगा। तो बताओ टोटल कितना हो गया हमारे पास, 2 केजी भिंडी। चलो इतना समझ में आ रहा है। भिंडी लेकर हम निकल रहे थे, चल रहे थे, अचानक आई अचानक मेरा गाड़ी जो है हमारी गाड़ी चल रही थी अचानक और फंस गया गड्ढे में। क्या हो गया, गड्ढे में फंस गए। हम उतरे गाड़ी पर से और इसको धक्का लगा रहे थे। क्या लगा रहे थे हम, धक्का लगा रहे थे। मतलब क्या लगा रहे होंगे, फोर्स लगा रहे थे। धक्का लगा रहे हैं, गाड़ी को धक्का लगा रहे हैं पर गाड़ी हिल ही नहीं रहा है। हुआ क्या कि बगल से एक लड़का जा रहा था। क्या जा रहा था, बगल से एक लड़का जा रहा था।
उसको हम बोले बाबू थोड़ा सा धक्का लगा दो, क्या बोले हम उसको, धक्का लगा दो। वो आया 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 और धक्का लगा दिया। देखो देख रहे हो ना, धक्का कहां से लगाया, इस डायरेक्शन धक्का लगा दिया। अब बताओ तुम सोच कर, क्या ये गाड़ी निकल जाएगा आराम से कि नहीं निकलेगी धक्का मारने पर? तो सोचना कि अगर हम धक्का इधर से लगा रहे हैं और ये इधर से लगा दे रहा है तो क्या ये गाड़ी मूव करेगा कभी? गड्ढे से कभी नहीं निकल पाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि हम जो इसको अभी बोले कि धक्का लगा दो, सिर्फ इतना ही बोले कि धक्का लगा दो, तो धक्का तो लगा ही रहा है, लेकिन दिक्कत क्या हुई, उसका डायरेक्शन क्या हो गया, अपोजिट हो गया। इसका मतलब हमें क्या बताना चाहिए था उसको कि धक्का तो तुम लगाओ, लेकिन जिस डायरेक्शन में हम लगा रहे हैं धक्का, उसी डायरेक्शन से लगाओ। बस यहीं पर एक बात टूट कर आ गया क्या? इसका मतलब अब गौर करना, एग्जांपल को कंपेयर करना। जब हम भिंडी खरीदने गए थे, मार्केट से सब्जी खरीदने गए थे, तो उस केस में जब हमें सब्जी लेना था तो हम जब बोले कि 1 केजी तौल दो, वो 1 केजी तौलने लगा। जैसे ही 1 केजी और हाफ केजी और बोला गया तो हमें कुछ नहीं बोलना पड़ा, हमें सिर्फ बोलना पड़ा हाफ केजी भिंडी और दे दो। वो आसानी से मेरे सिर पे रख दिया और हाफ केजी तौल दिया। हम हाफ केजी की और बात किए, वो आसानी से हाफ केजी लिया, तौल दिया इसको रखकर। यानी इस क्वांटिटी में हमें यह नहीं बताना पड़ा कि भिंडी उस जो वेटिंग मशीन है उसके नॉर्थ में रखो कि साउथ में रखो, ईस्ट में रखो कि वेस्ट में रखो, कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन यहां पर जब फोर्स की बात आई तो हम क्या हुआ कि ये इंसान को शायद फिजिक्स आती ही नहीं थी, क्या नहीं आती थी, फिजिक्स आती ही नहीं थी, और वो गया धक्का मारने के लिए बोले, वो लगा दिया धक्का अपोजिट डायरेक्शन में। इसका मतलब यह हुआ कि यहां पर जो फोर्स क्वांटिटी है उसको बताने के लिए या किसी को समझाने के लिए हमें किसका यूज करना पड़ेगा, साथ में डायरेक्शन का यूज करना पड़ेगा। क्या यूज करना पड़ेगा, हमें डायरेक्शन का यूज करना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे फिजिक्स में 2 तरह की क्वांटिटी बन के आ गई उसी वक्त से, और वो आ गई क्या, स्केलर क्वांटिटी, और एक आ गया क्यों हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। क्या आ गया, वेक्टर क्वांटिटी। स्केलर क्वांटिटी को ऐड करने के लिए हमें किसी चीज की जरूरत नहीं था। अगर हम इसमें एक्स्ट्रा ऐड कर रहे थे तो 1 + हाफ इज इक्वल टू 2 kg हो गया। लेकिन जब फोर्स की बात आई तो अगर मान लो हम इधर से 15 न्यूटन लगा रहे थे और ये आके इधर से 20 न्यूटन लगा दिया, तो क्या बताओ, तो क्या हमारा रिजल्टेंट 50 + 20 होना चाहिए कि 50 - 20 होना चाहिए रिजल्टेंट? तो हमारा रिजल्टेंट -20 यानी 30 न्यूटन हो जाना चाहिए, ना कि 70 न्यूटन। इसका मतलब क्या हुआ कि डायरेक्शन जैसे ही चेंज किया, एडिशन करने का फॉर्मूला चेंज हो गया। जहां यहां पे प्लस हो रहा था ऐड करने से, यहां भी एक्स्ट्रा फोर्स ऐड हुआ, पर डायरेक्शन रिवर्स होने के चलते जहां होना चाहिए था प्लस, वहां हो गया क्या, माइनस। अब ये माइनस हम क्यों लगा दिए, कैसे लगा दिए, कहीं से तो सीखे होंगे। तो ये सिखाता है कौन हमें, वेक्टर क्वांटिटी। यानी अगर 2 फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हो तो वहां पर ऐड नहीं बल्कि क्या हो जाता है, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह से हमारा पता चलता है हमें कि स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी का इंपॉर्टेंस क्या है। बात समझ में आया ना? यानी अगर हमारे पास वेटिंग मशीन रखा हुआ है, चाहे यहां पे रख दे, यहां पे रख दे, यहां पे रख दे, सभी केस में वेट क्या हो जाएगा, क्या तीनों को ऐड हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? चाहे इसको एक साथ रख दे तब भी वही वेट आएगा, अलग अलग तब भी वेट वही आएगा। लेकिन अगर यही रहता, मेरे पास वैन रहता गाड़ी लगा हुआ, तो इसमें अगर फोर्स लगा रहे हैं तो फोर्स के डायरेक्शन पे इसका क्या डिपेंड करता, फोर्स का रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड डिपेंड करता। बात समझ में आ गई? तो इस तरह से हमारा क्या होता है, स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी। तो 2 क्वांटिटी हमारे पास डिसाइड हुई, एक जो डायरेक्शन पर डिपेंड कर रहा है, एक जिसको डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। यानी मास कैसी क्वांटिटी हो गई हमारे पास, स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि डायरेक्शन के लिए इसके लिए कोई मीनिंग नहीं है। ये वेक्टर क्वांटिटी क्यों हो गया, क्योंकि इसके लिए फोर्स के लिए डायरेक्शन मीनिंग रखता है। मतलब मीनिंग जिससे डायरेक्शन रखता हो तो हम बोल देंगे वेक्टर क्वांटिटी, नहीं तो क्या बोल देंगे, स्केलर क्वांटिटी। चलो नेक्स्ट क्या था हमारे पास, जो एक्सेप्शन था वो इलेक्ट्रिक करंट। आखिर इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग वेक्टर में क्यों नहीं रखते हैं, थोड़ा इसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल देखो, ऐसे ही एक बॉडी है,
है ना। इस बॉडी पे इधर से फोर्स लगाए 10 न्यूटन, इधर से फोर्स लगाए 10 न्यूटन। बताना है रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10 और 10 20 न्यूटन हो जाएगा। चलो यहां से लगाए 3 न्यूटन, यहां से लगाए 4 न्यूटन। बताओ रिजल्टेंट फोर्स कितना हो जाएगा? 7 न्यूटन। यहां से लगाए 3 न्यूटन, अपोजिट से लगा दिए 4 न्यूटन। बताओ फोर्स क्या हो जाएगा हमारा? 1 न्यूटन हो जाएगा रिजल्टेंट। हाँ माइनस, जो भी माइनस प्लस हो जाएगा उसका मतलब नहीं है, अभी सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। क्या रिजल्टेंट में 1 न्यूटन हमें मिलेगा? मैग्नीट्यूड मिलेगा ना। अब सोचो एक और केस, ये है हमारा 3 न्यूटन और ये है हमारा 4 न्यूटन। रिजल्टेंट कितना हो जाएगा? तो इसका फॉर्मूला तो अभी हम लोग नहीं पढ़े हैं। वाह, कैसे? चलो ठीक है, ध्यान देना पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या है कि अगर वेक्टर, दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होते हैं, क्या होते हैं? दो वेक्टर अगर 90 डिग्री पे होता है तो उसका रिजल्टेंट होता है √a² प्लस b²। क्या होता है? a² प्लस b²। अब 3 का स्क्वायर ऑफ फर्स्ट का 25 हो जाएगा और 25 का रूट कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी रिजल्टेंट कितना हो गया? 5 न्यूटन। सोचो तो इसी 3 और 4 न्यूटन फोर्स से कभी रिजल्टेंट 7 आ रहा है, कभी रिजल्टेंट 1 आ जा रहा है और कभी रिजल्टेंट 5 आ जा रहा है। आ रहा है ना, यानी कि डायरेक्शन चेंज करने से रिजल्टेंट चेंज हो रहा है। अब चलो आते हैं वायर पर। एक वायर यहां से आया 3 एम्पियर करंट लेकर, इसी से पैरेलल एक वायर आया 4 एम्पियर करंट लेके। बताओ तो इससे कितना करंट जाना चाहिए लौटकर? तो अगर 3 आया है 4 आया है तो दोनों मिले कितना हो जाएगा? 7 एम्पियर। क्या हो जाएगा? 7 एम्पियर। नेक्स्ट बात करते हैं, इधर से आया 3 एम्पियर करंट, इधर से आ रहा है 4 एम्पियर करंट। बताना है कि इस रिजल्टेंट इससे कितना एम्पियर करंट पास होगा। तो अगर इधर से 3 आ रहा है, इधर से 4 आ रहा है, दोनों मिले कितना हो जाएगा? 7 एम्पियर। इधर से आया 3 एम्पियर, इधर से आया 4 एम्पियर। बताना है कि इससे कितना एम्पियर करंट पास करेगा। तो दोनों वायर से करंट आ रहा है तो मिलकर कितना हो जाएगा? 7 एम्पियर। अब खुद डिफरेंशिएट कर लेते हैं दोनों में। इसमें वायर का डायरेक्शन कुछ भी हो, वायर का डायरेक्शन कुछ भी हो, यानी वायर का अरेंजमेंट किसी भी ढंग से हो, हर केस में रिजल्टेंट करंट कितना आ रहा है? 7 एम्पियर ही आ रहा है। लेकिन यहां पर डायरेक्शन जैसे ही चेंज कर रहा है तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन करने का मीनिंग ही चेंज हो जा रहा है। यहां पर दोनों ऐड हो जा रहा है और यहां दोनों सब्सट्रैक्ट हो जा रहे हैं और यहां पे √a² प्लस b² हो जा रहा है। मतलब फोर्स तो है जो वेक्टर के रूल्स को फॉलो कर रहा है। मतलब अगर सेम डायरेक्शन में है तो ऐड होना चाहिए, अपोजिट डायरेक्शन में तो सब्ट्रैक्ट होना चाहिए, 90 डिग्री पे तो √a² प्लस b² होना चाहिए। लेकिन ये तीनों केस में क्या है? a प्लस b ही है, मतलब ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है और ऐड हो रहा है। इसका मतलब कि इसको वेक्टर रूल से कोई मतलब नहीं है, तो इसलिए ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? ठीक है ना। नेक्स्ट डेफिनेशन तो क्लियर हो चुका है। अब हम लोग पढ़ेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर यानी कैसे, अब ध्यान देना, कॉपी पे मान लो हमें एक्सप्लेन करना हो कि ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, तो क्या, जैसे मान लो फोर्स कैसी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम क्या करेंगे? फोर्स के बाद लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। वर्क स्केलर है तो क्या वर्क के बाद स्केलर क्वांटिटी लिखेंगे? तो कुछ ना कुछ तो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा।
तो कहता क्या है कि वेक्टर को रिप्रेजेंट करने का भी क्या है, एक तरीका है, और वो क्या आता है, वेक्टर को हमेशा डिनोट करता है किससे, एरो से। किससे डिनोट करते हैं हमेशा हम लोग, एरो से। यानी कि एरो जो है किसी भी क्वांटिटी के लगा हुआ है, जैसे मान लो फोर्स है और फोर्स के ऊपर क्या लगा हुआ है, एक एरो लगा हुआ है, तो ये क्या बताएगा कि ये क्वांटिटी कैसी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब किसी के सर पे अगर एरो है तो समझना है कि वो कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। किसी के सर पे अगर हमें दिखाना है कि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो सर पे क्या रख देंगे, उसके एरो रख देंगे, ठीक है। तो क्या बोलेंगे उसको हम लोग, वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, इस एरो का मीनिंग है, अगर हम एरो की बात करें तो एरो का क्या होता है, ओरिजिन फिक्स होता है कि नहीं होता है, उसको हम इस डायरेक्शन में यहां पे क्या मानते हैं, इसकी ओरिजिन मानते हैं ना। और ये क्या है, इसका हेड है ना। अगर ये एरो है तो एरो सिर्फ इसी डायरेक्शन में एक्सटेंड करेगा, इधर तो एक्सटेंड नहीं करेगा। जैसे लाइन और एरो में क्या अंतर है, तो लाइन की बात करें तो लाइन इधर भी एक्सटेंड हो सकता है और इधर भी एक्सटेंड हो सकता है, लेकिन एरो सिर्फ इस डायरेक्शन में एक्सटेंड हो सकता है। तो यानी कि अगर एरो इस ढंग का बना हुआ है तो हम मानेंगे कि फोर्स यानी जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसका डायरेक्शन ये है। देखो क्या है, इस पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग, हेड, और इसको क्या बोलते हैं हम लोग, टेल बोलते हैं, ठीक है ना। ये हेड इस साइड में एक्सटेंड हो सकता है पर ये इधर कभी एक्सटेंड नहीं होगा। एरो जो हेड जिस डायरेक्शन में एरो बना हुआ है यही क्या बताएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मतलब हेड ही क्या बताएगा हमको, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। मतलब जिस डायरेक्शन में एरो बना हुआ है उसी को क्या मानना है तुमको, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर मानना है। इस एरो की जो लेंथ होगी, लेंथ जो इसका होगा वो क्या बताएगा, इसका मैग्नीट्यूड बताएगा। क्या बताएगा, मैग्नीट्यूड। मतलब समझा था ना, क्वांटिटी 5 6 7 8 9 10। तो अगर मान लो दो वेक्टर बना हुआ है ऐसे और ऐसे, ए और बी, क्या बना हुआ है, ए और बी बना हुआ है, तो बताना है कि दोनों में से कौन सी क्वांटिटी ग्रेटर है, ए या बी है। तो जिसका लेंथ ज्यादा होगा उसका मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, ज्यादा होगा। यानी यहाँ बी ए जो है वो स्मॉलर है किससे, बी से, पर दोनों का डायरेक्शन क्या है, सेम है। तो बात समझ में आ गई ना। तो वेक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं किससे, एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। एरो के इस पार्ट को हेड बोलते हैं, पीछे वाले पार्ट को टेल बोलते हैं। इसका लेंथ जो होता है वो बताता है हमारा मैग्नीट्यूड, एंड इसके एरो का डायरेक्शन बताता है हमको डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। तो इस ढंग से हम किसी भी वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। अब ये तो हुआ एरो, ध्यान देना। हम बताया अभी कि अगर किसी भी क्वांटिटी के ऊपर हम एरो लगा दिए तो ये कैसी क्वांटिटी हो गई, वेक्टर हो गया। क्या हो गया, ये वेक्टर हो गया, ठीक है ना। अब ध्यान देना, इस वेक्टर क्वांटिटी पर अगर हम ये दो बार लगा दें ऐसे, ठीक है ना, तो ये रिप्रेजेंट करता है क्या, मैग्नीट्यूड। क्या रिप्रेजेंट करता है, मैग्नीट्यूड, ठीक है ना। अगर सिर्फ एरो लगा हुआ है तो ये वेक्टर, मतलब मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। बात समझ में आ गई। तो अगर फोर्स लिखा हुआ है, एरो लगा के लिखा हुआ है, इसका मतलब ये मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बता रहा है। और अगर बार लगा हुआ है वेक्टर के ऊपर तो ये सिर्फ क्या बता रहा है, मैग्नीट्यूड बता रहा है। जैसे मान लो हमारे पास एफ लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है, अब हमें लिखना है कि फोर्स की क्वांटिटी क्या है, फोर्स कितना है, तो हम लिखेंगे 5 न्यूटन वेस्ट। क्या लिखेंगे, 5 न्यूटन वेस्ट। मतलब 5 न्यूटन क्या है हमारे पास, मैग्नीट्यूड, एंड वेस्ट क्या है हमारे पास, डायरेक्शन है। लेकिन अगर इसी को सिर्फ हम ऐसे, अगर हम ऐसे लगा दे, बार लगा दे, तो अब ये क्या हो गया, सिर्फ मैग्नीट्यूड हो गया। इसको सिर्फ लिखेंगे हम लोग 5 न्यूटन। बात समझ में आ रही है ना। तो मैग्नीट्यूड मतलब सिर्फ 5, और अगर हमको ऐसे लिखा हुआ है तो हमें मैग्नीट्यूड पर डायरेक्शन दोनों का इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। तो ये हमारा है रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी वेक्टर को इस ढंग से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत यहाँ तक।